हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक अर्थशास्त्र के पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 8वीं में संसाधन पाठ को पढ़ा था और जाना था कि वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है तो मेरी भूख इस खाने से बुझेगी, ख़त्म होगी, इसलिए खाना संसाधन है। या मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी जो है इस पंखे से दूर होगी, इसलिए पंखा भी एक संसाधन है। या मुझे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए मुझे पेन की आवश्यकता है, इसलिए ये पेन भी एक संसाधन है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। अब जितने भी ये संसाधन हैं, चाहे पेन, पंखा, खाना, भूमि, पूंजी, इन सब का जो उपभोग है वो मानव करता है। और इसको बनाया किसने है? उसे भी मानव ने बनाया है। इसलिए मानव जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव अपने ज्ञान, कौशल, बुद्धि, प्रयोग से किसी वस्तु को संसाधन में बदल सकता है। इस तरीके से दूसरे संसाधनों की भांति भूमि, पूंजी, खाना के अलावा मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जनसंख्या एक मानव पूंजी। जब हम जनसंख्या को देखते हैं तो अधिक जनसंख्या का मतलब अधिक भोजन की व्यवस्था करना, उसके लिए अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, यानी मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये जो जनसंख्या है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, और भारत तो वैसे ही जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर है, तो ये एक समस्या की तरह लगती है कि किस तरीके से हम इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। परंतु यदि इसी जनसंख्या को यदि प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह न केवल उस व्यक्ति के परिवार बल्कि देश की पूंजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए इस जनसंख्या को मानव पूंजी भी कहा जाता है। मानव पूंजी से अभिप्राय हमारा मानव कौशल और उसमें निहित उत्पाद के ज्ञान को मानव पूंजी कहा जाता है। यानी कि मानव जो है, जो उसकी क्षमता है किसी चीज़ को उत्पाद करने की, किसी चीज़ को बनाने की, और उसमें जो ज्ञान निहित है उसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। पहले भारत में विशाल जनसंख्या को एक बोझ समझा जाता था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो या बोझ हो। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की मानव पूंजी होती है। उदाहरण के रूप में हम एक छोटे से देश जापान को लें। जापान ने अपने देश के सभी नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था की, सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की, सभी नागरिकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया, काम का अच्छा प्रशिक्षण दिया, वैज्ञानिक अनुसंधान पर यानी कि साइंटिफिक रिसर्च पर बहुत सारा पैसा खर्च किया, जिससे आज एक छोटा सा देश जिसके पास खुद के प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन उसके पास कम है, वो भी अपने इस मानव पूंजी में निवेश से शिक्षा द्वारा, स्वास्थ्य द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, वैज्ञानिक अनुसंधान पे व्यय द्वारा वो एक पूंजीपति देश, एक संपन्न देश और एक विकसित देश है। ये हुआ कैसे? जापान ने मानव पूंजी पर निवेश किया, उसको शिक्षित किया, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया,
उसके जो नागरिक थे उनको उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया, जिससे एक सुविकसित मानव पूंजी बनी। इस मानव पूंजी से, क्योंकि वो बहुत शिक्षित थी, उसे कार्य का ज्ञान था और वो स्वस्थ थी, तो जो अच्छे स्वस्थ जो होते हैं लोग, वो बीमार या कमज़ोर के अलावा ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए वहाँ की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि हुई, वहाँ के लोगों की जो कुशलता थे, काम करने के जो तरीके थे, उसमें वृद्धि हुई। और इससे क्या हुआ कि देश में आर्थिक तरक्की आई, देश आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। और ये समृद्धि और फिर से वो मानव पूंजी निर्माण के लिए धन उपलब्ध हो जाता है और इस धन का मानव में दोबारा से निवेश किया जाता है। इस प्रकार जापान जो है एक विकसित देश बन सका। अब हम बात करते हैं संसाधन के रूप में जनसंख्या। संसाधन के रूप में जो जनसंख्या पर जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारा जो जोर होता है वो देश की कार्यशील जनसंख्या पर होता है। देश की कार्यशील जनसंख्या से अभिप्राय वो जनसंख्या जो कार्यरत है, जो काम करने में सक्षम है। इस तरह से हम 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को मुख्य रूप से इस क्षेत्र में रखते हैं, इस कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि 15 साल से ऊपर के जो युवा होते हैं वो उसमें बहुत ही कार्य करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और 59 साल और उसके बाद 60 साल एक ऐसी जो एज होती है, वो रिटायरमेंट एज होती है, जिसे हम मानते हैं कि धीरे धीरे इस समय तक आते आते जो उनकी कार्य क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसलिए देश की कार्यशील जनसंख्या को इस वर्ग में रखा गया है, 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के जो लोग हैं। अब हम बात करते हैं पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप को। हमने देखा है कि लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कृषि करना, सड़क बनाना या शिक्षण कार्य में आदि ऐसे विभिन्न क्रियाकलाप हैं जिनमें लोग लगे रहते हैं। इन विभिन्न क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, यानी प्रकृति से चीज़ें ली जाती हैं और उनका हम सीधा ही प्रयोग कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की, ज़्यादा उसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कृषि, मछली पकड़ना, खनन यानी कि कोयला, लोहा, इस तरह की चीज़ें निकालना, मधुमक्खी पालन, जंगलों से लकड़ी काटना आदि इस क्षेत्र में आते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र है वो है, इस क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण होता है या विनिर्माण क्षेत्र इसे कहा जाता है। जैसे सड़क बनाना, भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, कार बनाना। यानी इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वस्तुओं का निर्माण हो रहा होता है, किसी न किसी चीज़ का निर्माण हो रहा होता है। तीसरा क्षेत्र है हमारा, वो है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अक्सर हमने बात की होगी कि इस मोबाइल कंपनी का नेटवर्क अच्छा है, नहीं है, सर्विस अच्छी है, नहीं है। बैंक की हम सर्विस की बात करते हैं कि इस बैंक की सर्विस अच्छी है, नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कोई नई चीज़ों का निर्माण नहीं करता, बल्कि ये कुछ इस तरह के सेवा प्रदान करता है जिससे हमारा काम जो है आसान हो सके। जैसे कि हमें धन को रखना है, सुरक्षित स्थान पर रखना है, तो इसीलिए बैंक है। बैंक हमसे इसके बदले कुछ पैसे लेता है, एटीएम के चार्ज, एटीएम से पैसे निकालने के, चेकबुक के चार्ज, और उसके बदले जो है वो हमारे पैसे को सुरक्षित रखता है। इसी तरह टेलीकॉम कंपनियां हैं
जो हमें सर्विस देती हैं कि हम उस इंटरनेट चला सके, हम किसी से बात कर सके, वीडियो कॉल कर सके। इस तरह से अलग अलग बहुत सारी सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं जो हमें सेवाएं प्रदान करती है, अलग अलग तरह की सेवाएं प्रदान करती है। इसमें मुख्य रूप से किसी चीज़ का निर्माण ना होकर बल्कि कुछ इस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिससे हमारा काम आसान हो सके, जैसे कि व्यापार बिजनेस करने में हमें किसी चीज़ को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जैसे कि आजकल कई सारी कंपनियां हैं जो हमें ऑनलाइन सामान डिलीवरी करती हैं। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, चाहे ऑनलाइन सर्विस हो गई, फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं जो हमें सेवाएं प्रदान करती हैं, ये इस क्षेत्र में आती हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की। ये जो हमने 3 क्षेत्रों में बांटा आर्थिक क्रियाओं को, इन आर्थिक क्रियाओं को भी हम 2 और भागों में बांट सकते हैं। एक है बाजार क्रियाएं, दूसरा है गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया से हमारा तात्पर्य है इस क्षेत्र में उत्पादन जो होता है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, वेतन या किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। यानी बाजार क्रियाएं उत्पादन, वेतन या किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसे कि हमने पापड़ बनाया, या हमने अचार बनाया, या हमने कोई किसी तरह के खिलौने बनाए, हमारा उद्देश्य उसको बेचना है, इसलिए उसे बेचकर उससे कुछ पूंजी अर्जित करनी है, पैसे कमाने हैं, तो ये जो क्रिया कहलाएगी वो बाजार क्रिया कहलाएगी। जबकि गैर बाजार क्रिया में हम जो भी उत्पादन करते हैं, जो भी बनाते हैं, वो स्वयं के लिए बनाते हैं। यदि उसी पापड़ को अगर हमने खुद के लिए प्रयोग कर लिया, खुद ही खा लिया, हम उसे बाजार में बेचने नहीं गए, तो वो जो क्रिया हो गई वो एक गैर बाजार क्रिया कहलाएगी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। जैसे आमतौर पर महिलाएं घर का काम करती हैं, घर में खाना बनाना, बच्चों को संभालना, साफ सफाई करना, और पुरुष बाहर का काम करना, जैसे कृषि करना, व्यापार करना, सड़क बनाना, डॉक्टर, इंजीनियर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती या किसी तरह से वो इसमें सक्षम नहीं है, परंतु अधिकांश रूप से देखा जाता है कि ये काम पुरुष करते हैं। इसके बदले पुरुषों को उनका वेतन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, जबकि महिलाओं को इस पूरे दिन के काम के बदले उनका कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता। यही जब महिलाएं जब श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं तो उन्हें अपने पुरुष सहकर्मियों के मुकाबले कम शैक्षिक स्तर, यानी कि कम पढ़े लिखे होने के कारण, कम कुशलता के कारण कम वेतन पर रखा जाता है। शिक्षा और कौशल के आधार पर वेतन का निर्धारण होता है। इसलिए ये महिलाएं ऐसी जगह पर काम करना इन्हें पड़ जाता है जहां उन्हें सामाजिक और कानूनी सुरक्षा नहीं होती, यानी उन्हें इस काम में कभी भी निकाल दिया जा सकता है या उन्हें अन्य सुविधाएं जो एक संगठित क्षेत्र में मिलती हैं वो नहीं मिलती। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या है? संगठित क्षेत्र ये क्षेत्र हैं जो पंजीकृत हैं, यानी रजिस्टर्ड हैं, और कुछ निश्चित सरकारी मापदंडों का लाभ दिया जाता है इसके अंदर, यानी कि मापदंडों का इन्हें पालन करना पड़ता है। इनमें महिला और पुरुषों दोनों को ही समान वेतन दिया जाता है, उन्हें पर्याप्त छुट्टियां दी जाती हैं, उन्हें ऐसे ही अपनी मर्जी से
उनके जॉब से नहीं निकाला जा सकता। शिक्षित और कुशल महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर वेतन प्राप्त करती हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में। हम देख सकते हैं कई सारे निजी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों में वेतन का या अन्य सुविधाओं का कोई भेदभाव नहीं है। इन्हें महिला और पुरुष दोनों को ही समान वेतन उनके पद के हिसाब से उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर मिलता है। इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षा महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करके उनके सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये हमारा बेरोजगारी। भारत के संदर्भ में गांव और शहरों दोनों जगह बेरोजगारी है। गांव और शहरों में बेरोजगारी की प्रकृति में भी अंतर है, मतलब अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी है। बेरोजगारी से अभिप्राय: जब लोग काम करने की इच्छा रखते हैं परंतु उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता, इसे ही बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि वो काम करना चाहते हैं, जो भी बाज़ार में जो कीमत चल रही है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, इसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी को। ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रकार है। यह तब उत्पन्न होती है जब साल के कुछ महीनों में किसानों को रोजगार नहीं मिलता। यानी किसान बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, लेकिन इस दौरान जब नई फसल बोई जाती है, नई फसल बोने के कुछ टाइम तक किसान जो हैं बेरोजगार हो जाते हैं, कटाई से पहले कुछ समय तक बेरोजगार हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे साल इन किसानों को रोजगार नहीं मिलता है। अब बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का एक प्रकार है। इसमें एक ऐसी स्थिति है जिसमें आवश्यक लोगों की तुलना में अधिक लोग गतिविधि में व्यस्त होते हैं। इसका मतलब है कि भूखंड एक ही है, उसमें 3 लोगों के काम करने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर 5 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं। यानी कि जो अधिक लोग काम कर रहे हैं उससे उत्पादन में कोई अंतर नहीं आ रहा। अगर 10 क्विंटल गेहूँ उसमें उगता है तो चाहे वो 3 लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो 10 लोग काम कर रहे हो, उसमें उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता। 10 क्विंटल ही उसमें गेहूँ निकलेगा। तो इस तरह की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादा पाई जाती है कि एक भूखंड होता है, उस पर पूरे का पूरा परिवार लगा होता है, जबकि उसमें सभी को लगता है कि हम सभी इस रोज़गार में सम्मिलित हैं, लेकिन उस रोज़गार का उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आवश्यक लोगों की तुलना में अधिक लोग इस गतिविधि में शामिल होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी। ये बेरोजगारी मुख्यतः शहरों में शिक्षित वर्ग में पाई जाती है। लोगों के पास 10वीं 12वीं स्नातक और उससे अधिक की डिग्रियां होती हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है, वो बेरोजगार होते हैं। इसका मुख्य कारण मुख्य रूप से उन्हें तकनीकी ज्ञान का अभाव है। जो बाज़ार की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार उनकी डिग्रियां नहीं होती हैं, जिसके कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी से
जनशक्ति, मानव संसाधन की बर्बादी है। बेरोजगारी के कारण लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वह अपने घर परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। आर्थिक मंदी की स्थिति में ये समस्या और चिंताजनक हो जाती है, जैसे वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण बनी हुई है। उद्योग धंधे बंद पड़े हैं या बहुत ही कम चल रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों को काम से निकाला जा रहा है या उन्हें कम लोगों के साथ उन काम पे रखा गया है, उनकी संख्या कम कर दी गई है। इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रोजी रोटी के साधन कम होते जा रहे हैं। यह देश को आर्थिक रूप से ये स्थिति देश को आर्थिक रूप से बहुत ही क्षति पहुंचाती है। इस तरह से हमारा यह विषय समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज का जो विषय था संसाधन के रूप में लोग। धन्यवाद।